तो भाइयों, एक होती है खराब जिंदगी, एक होती है बुरी जिंदगी। लेकिन हमारे मेन प्रोटोगोनिस्ट मेहुल की जिंदगी तो नर्क से भी बदतर थी। उसने बचपन से ही वो दर्द देखा था जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। वो हर दिन सिर्फ एक ही वजह से सांस ले रहा था, बदला। उसकी पूरी दुनिया उस दिन उजड़ गई जब एक साइको किलर ने उसकी आंखों के सामने उसके पिता को ऐसी दर्दनाक मौत दी जिसे कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। उसने पहले उनके नाखून एक एक करके उखाड़े, फिर तड़पते हुए उनसे उनके ही बेटे का फेवरेट गाना गाने को कहा और हर पल उनकी चीखों का मजाक उड़ाता रहा। आखिर में उसने उन्हें मेहुल की आंखों के सामने बेरहमी से मार डाला। उस पल मेहुल अपने पिता को बचाना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ एक छोटा सा बेबस बच्चा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं कर सकते थे। उस दिन उसके बचपन के साथ साथ उसकी मुस्कुराहट भी हमेशा के लिए मर गई। सालों बाद भी वो दर्द जरा भी कम नहीं हुआ। मेहुल की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद बचा था, उस साइको किलर को अपने हाथों से मौत देना। लेकिन उस दरिंदे तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि उसे मारने के लिए मेहुल को खुद जेल के अंदर जाना पड़ेगा, जहां हर कदम पर मौत उसका इंतजार कर रही होगी। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अजीब और डरावनी सीन से। हम देखते हैं कि एक आदमी दो गुड़ियों के साथ एक माँ बेटे के बीच हो रही बातचीत की एक्टिंग कर रहा है, उन गुड़ियों से खेल रहा था। असलियत में यह सब करने वाला आदमी किम शिन है, जो एक अपार्टमेंट में बैठा है। और तभी उस अपार्टमेंट का दरवाजा एक जोरदार धक्के से टूट जाता है। पुलिस ऑफिसर्स पूरी तरह से हथियारों से लैस अंदर घुसते हैं और किम शिन को सरेंडर करने को कहते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नजर कमरे के अंदर पड़ती है, उनके कदम वहीं जम जाते हैं। उनके हाथ से बंदूकें नीचे होने लगती हैं, क्योंकि वहां जमीन पर उस आदमी के आगे दो लाशें पड़ी थीं, एक माँ की और एक मासूम बच्चे की, और उनकी हालत बयान नहीं की जा सकती। उस शख्स ने, जिसका नाम था किम शिन, साइको किम शिन ने जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। कमरे की दीवारों पर, फर्श पर हर तरफ सिर्फ खून ही खून था। हवा में खून की तेज बदबू फैली हुई थी। बड़े से बड़े केस देख चुके ऑफिसर्स भी यह दृश्य देखकर कांप उठे। इसी बीच एक और आदमी भीड़ को चीरता हुआ अंदर आता है। यह एक डिटेक्टिव था जिसका चेहरा ब्रूटल क्राइम सीन जैसा ही लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उन लाशों पर पड़ती है, उसके लिए वक्त वहीं रुक जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका दिमाग सुन्न हो जाता है, क्योंकि वो लाशें किसी अनजान की नहीं थीं। वो उसकी पत्नी और उसका बेटा था। उस डिटेक्टिव का नाम था डू, जो पुलिस में ही एक डिटेक्टिव था। अपने फैमिली को आंखों के सामने मरा देख उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकलती है। उसके साथी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस वक्त वो एक डिटेक्टिव नहीं, एक बाप और एक पति था, जिसने अपना सब कुछ खो दिया था। उसके अंदर का इंसान मर चुका था और एक जानवर जाग उठा था। वो अपने सारे साथी ऑफिसर्स को एक झटके में जमीन पर पटक देता है। उसकी ताकत देखकर सब हैरान थे। उसका एक ही मकसद था, किम शिन, जिसने उसकी फैमिली को खत्म किया था, उसको जान से मारना। एक ऑफिसर उस पर इलेक्ट्रिक गन फायर करता है, लेकिन हाई वोल्टेज करंट का भी उसके गुस्से के आगे कोई असर नहीं होता। वो झटपटाते हुए भी किम शिन की तरफ बढ़ता रहता है। आखिर में उसके सीनियर एक भारी दिल के साथ अपनी गन निकालते हैं और उसके पैर में गोली मार देते हैं। गोली लगने के बाद भी वह रेंगता हुआ किम शिन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार बेहोश हो जाता है। जब डिटेक्टिव डू जमीन पर तड़प रहा था, तो किम शिन, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसकी तरफ देखता है और धीरे से मुस्कुराकर कहता है, अब से आपका बेटा मैं हूँ, पापा। इसके बाद सीन चेंज होता है। किम शिन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसकी पेशी होती है और अदालत उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। लेकिन जेल जाने से पहले हम उसके जुल्म की एक और झलक देखते हैं। एक सीन में पुलिस उससे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए कहती है। वो उन्हें गुड़ियों के जरिए बताता है कि उसने क्या किया था। वह इतने सैडिस्ट तरीके से उन गुड़ियों को ठीक करता है। तब हमें पता चलता है कि उसने उस माँ के साथ क्या किया था। उसने बच्चे को बाथरूम में लॉक कर दिया था और माँ को मजबूर किया था कि वह अपने बेटे का पसंदीदा गाना गाए। उसने कहा, अगर तुमने यह गाना पूरा गा लिया तो मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा। वो बेचारी माँ अपने बच्चे की जिंदगी के लिए गाना शुरू करती है, लेकिन जैसे ही वह गाती है, किम शिन एक एक करके उसकी उंगलियां काटना शुरू कर देता है। हर सुर के साथ एक नया जख्म, हर लफ्ज के साथ बहता हुआ खून। वो माँ दर्द से चीखती रही, गाती रही, लेकिन गाना पूरा होने से पहले ही खून इतना बह गया
कि उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें कोर्ट रूम दिखाया जाता है। कोर्ट रूम में एक कोने में एक पतला सा स्कूल का लड़का खड़ा था। उसका नाम था मेहुल। वो भी वहाँ इस फैसले को सुनने आया था। मेहुल एक अनाथ आश्रम में रहता था क्योंकि किम शिन ने भी उसके फैमिली को इसी तरह से मारा था। लेकिन मेहुल की कहानी अलग थी। वो जिंदा बच गया था क्योंकि उसके पिता ने मरते मरते खून से लथपथ होते हुए भी वो गाना पूरा गा लिया था। अपने बेटे की जिंदगी के लिए वो आखिरी सांस तक गाते रहा था। मेहुल वो मंजर कभी नहीं भूल पाया था। हादसे ने मेहुल को हमेशा के लिए बदल दिया था। स्कूल में वो एक अलग ही इंसान था। वो उन बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर मारता था जो दूसरों को परेशान करते थे, जो बुलिस थे। उसके अनाथ आश्रम के टेक केयर पिता, जो एक बहुत ही धार्मिक इंसान थे, उसे समझाते थे कि हिंसा किसी बात का जवाब नहीं है। लेकिन मेहुल की दुनिया के नियम अब अलग थे। उसे लगता था कि इस दुनिया में कुछ लोग सजा के ही लायक होते हैं। उसकी आंखों के सामने हमेशा अपने पिता की परछाई घूमती रहती थी। खून में सने हुए गाना गाते हुए अपने पिता की वो याद। यह सीन उसे याद दिलाती थी कि बुराई को खत्म करना जरूरी है। इसके बाद जब भी वो गुंडे लड़कों को किसी बुढ़िया को परेशान करते देखता तो मेहुल चुपके से उनके खाने में कुछ तेज नुकीली चीज डाल देता। जब भी वो गली के लफंगों को, स्टूडेंट्स को तंग करते देखता तो बिना सोचे ईंट उठाकर उनकी माथे पर पटक देता। इतने समय से वो अपने तरीके से बुरे लोगों को सजा दे रहा था। एक दिन उसे पता चलता है कि स्कूल के कुछ लड़के लड़कियों को पार्टी में बुलाकर उन्हें ड्रग्स देकर उनका गलत वीडियो बनाने का प्लान कर रहे हैं। मेहुल का खून खौल उठता है, लेकिन वो उनसे सीधे नहीं लड़ता। वह चुपके से उनके घर जाता है और गैस की पाइप में छेद कर देता है। रात में जब वह लड़के अपने घिनौने सीन को अंजाम देने वाले होते हैं, उनमें से एक सिगरेट जलाने के लिए लाइटर निकालता है और बूम, एक जोरदार धमाका होता है। दूर खड़ा मेहुल उस आग की लपटों को देखता है। उसके चेहरे पर ना दुख था ना खुशी, सिर्फ एक अजीब सा सुकून था। मेहुल के लिए न्याय वहीं हो चुका था। मेहुल नीचे खड़ा होकर खाली चेहरे से सब देख रहा था, लेकिन उसी वक्त उसके बगल वाला आदमी अचानक हंस पड़ा। उसने मेहुल की तरफ देखा और बोला, तूने मुझे कुछ मजेदार चीज दिखाई। इतना बोलकर वो आदमी मुड़कर चला गया। ये वही डिटेक्टिव था। मेहुल ने उसे सिर्फ कोई अजीब अधेड़ आदमी समझा और ज्यादा नहीं सोचा। मेहुल अक्सर उस पागल कत्ल करने वाले के सपने देखता है जिसने उसके सारे फैमिली को एक राक्षस की तरह मारा था। वो हत्यारा एक परछाई है जो उसकी जिंदगी भर उसका पीछा करेगी। अपने परिवार को खोने के बाद मेहुल अनाथालय में रह रहा था। सालों बीत जाते हैं। मेहुल इसी तरह बड़ा हो जाता है। वहाँ सब उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। वहाँ मेहुल अक्सर दूसरे बच्चों के साथ खेलता और मजाक करता था और जिंदगी फिर से थोड़ी ट्रैक पर आने लगी थी। ठीक उसी वक्त टीवी पर अचानक खबर आई कि कत्ल करने वाला किम शिन अभी भी जिंदा है। वो कत्ल करने वाला किम शिन, जिसने 10 साल पहले पूरे देश को दहशत में डाल दिया था, अब जेल में राजा की तरह रह रहा है। बिना किसी फिक्र के खाने कपड़े के साथ जेल में मजे कर रहा था। मेहुल के दोस्तों ने जैसे ही ये देखा, जल्दी से टीवी बंद कर दिया ताकि मेहुल ये देखकर कि उसके माता पिता के किलर को कोई सजा नहीं हुई है, वो दुखी न हो जाए। ये सुनकर मेहुल ने कहा उसने पहले ही माफ कर दिया है। उस रात एक सुनहरे बालों वाला गुंडा एक स्टूडेंट को धमका रहा था और उसे अपने साथ शॉर्ट वीडियो बनाने पर मजबूर कर रहा था। इस सुनहरे बालों वाले गुंडे का नाम पार्क कैंडू था और मेहुल ने अपनी आंखों से पूरा मंजर देख रहा था कि कैसे वो वीडियो में पार्क कैंडू वो स्टूडेंट्स को सिगरेट पीने से रोकने का नाटक करता था। वो साला झूठा बुली वीडियो में अच्छा आदमी बनने की इमेज बनाता था और उन वीडियो के नीचे लगभग सारे कमेंट उसकी तारीफ करते थे। लेकिन कैमरे के पीछे जब लाइक्स कम हो जाते तो वो उन स्टूडेंट्स को सजा देता जो उसके साथ फिल्म करते थे। हाई स्कूल में पार्क कैंडू ने एक बार 30 साल के एक आदमी को इतना पीटा कि वो लंगड़ा हो गया और वो आदमी अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। वजह बेहद छोटी थी। पार्क कैंडू नशे में सड़क जाम किए बैठा था। उस आदमी ने सिर्फ कुछ बार समझाने की कोशिश की और पार्क कैंडू ने उसे पागल की तरह पीटा, लेकिन नाबालिग कानून की वजह से आखिरकार उसे सिर्फ 2 साल जेल हुई। जेल से निकलने के बाद पार्क कैंडू ने जेल की जिंदगी पर शॉर्ट वीडियो बनाना शुरू किया और उस जहरीले कंटेंट की वजह से वो रातों रात फेमस हो गया। उसी वक्त पार्क कैंडू अपनी कार में वापस आया, लेकिन उसने जल्दी नोटिस किया कि उसके कार पर कई खरोंचें बनी हुई हैं। जैसे ही वो झुककर करीब से देखने लगा, मेहुल पहले से ही उसके पीछे खड़ा था, हाथ में हथौड़ा लिए। अगले सेकंड हथौड़ा पार्क कैंडू के सिर के पीछे जा लगा और जैसे ही मेहुल दूसरी बार मारने वाला था, पार्क कैंडू अचानक होश में आ गया और उस पर झपटा। दोनों के बीच साइज और ताकत का फासला बहुत ज्यादा था।
पार्क उससे कहीं ताकतवर था और मेहुल जल्दी जमीन पर दब गया। पूरी तरह से जवाब नहीं दे पा रहा था। मेहुल की कमजोर बेबस मुक्कों को देखकर पार्क कैंडू ने मजाकिया मुस्कान भी दी और उसे असली मुक्का मारना सिखाने लगा। एक के बाद एक मुक्के मेहुल के चेहरे पर पड़ने लगे। जैसे ही मेहुल की होश उड़ने लगी, तभी वो डिटेक्टिव जिसको हमने पहले देखा था अचानक दौड़ कर आया और पार्क कैंडू को जकड़ लिया। उस आदमी ने मेहुल की तरफ देखा और बोला, जब तू अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के खिलाफ हो तो पहले कमजोर जगहों पर हमला कर और मौका बना। इतना बोलकर उसने तुरंत पार्क की गर्दन में हाथ डाल दिया और बताया कि चाहे कोई कितना भी मजबूत हो, जैसे ही कैरोटिड आर्टरी दबती है, कुछ सेकंड में बदन ढीला पड़ जाता है और होश चला जाता है, और अगर तू उन्हें उसी हालत में रखे तो तू पूरे यकीन से तू उन्हें मार सकता है। फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, नतीजा एक जैसा होता है। लेकिन किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि मेहुल ने उसी आदमी को धक्का दे दिया और तुरंत पार्क कैंडू को फर्स्ट एड देने लगा, क्योंकि मेहुल नहीं चाहता था कि वो इतनी आसानी से मर जाए। वो चाहता था कि पार्क कैंडू भी उसी तरह तड़पे जैसे पीड़ित तड़पा था। वो चाहता था कि पार्क कैंडू बाकी जिंदगी पछतावे में डूबा रहे। उसके बाद उस आदमी ने मेहुल से कहा कि वो एक पूर्व डिटेक्टिव था जिसने एक बार किम शिन का पीछा किया था, और बताता है कि किम शिन ने उसके फैमिली को भी मारा है और उसकी जिंदगी किम शिन के वजह से बर्बाद हो गई है। और सबसे जरूरी ये कि वो मेहुल को और मजबूत बना सकता है। उस आदमी ने मेहुल से कहा, अगर तू किम शिन से निपटना चाहता है तो तुझे मजबूत बनना पड़ेगा। अगर तू हमारे साथ जुड़ जाए तो तुझे किम शिन को मारने का मौका मिलेगा। जो लोग किम शिन को मरवाना चाहते हैं वो एक ताकतवर धनुष की तरह हैं, और तू वो तीर है जो किम शिन को छेद देगा। डिटेक्टिव मेहुल से कहता है कि जेल में घुसने वाला मेहुल ही होगा और अपने हाथों से किम शिन को मारने वाला भी मेहुल ही होगा। अगले दिन मेहुल चोटों से लदा स्कूल वापस आया। जैसे ही सिया ने उसे देखा, उसने पूछा, ये किसने किया? लेकिन मेहुल ने सिर्फ इतना कहा कि गलती से गिर गया था। सिया ने उसकी तरफ देखा और बोली, अगर कोई तुझे परेशान कर रहा है तो मुझे बता। ठीक उसी वक्त मेहुल का फोन अचानक बजा। एक मैसेज आया। मैसेज उसी डिटेक्टिव ने भेजा था जिसमें लिखा था कि अगर तू हमारा तीर बनना चाहता है तो मीटिंग प्लेस पर आ जा। मैसेज पढ़ने के बाद मेहुल ने अपने उन दोनों दोस्तों से कहा, आज उसके कुछ और प्लान हैं, तो इसीलिए वो उन दोनों से बाद में मिलेगा। मेहुल हमें बताता है कि सिया के माता पिता अनाथालय के पास एक किराना दुकान चलाते हैं, तो बचपन से ही मेहुल, तेसुक और सिया साथ में ऐसे बड़े हुए हैं जैसे वे तीनों असली भाई बहन हों। उस रात मेहुल उस जगह पहुंचा जहां उसे उस डिटेक्टिव से मिलना था। उस वक्त मेहुल जरा सी भी लापरवाही नहीं कर सकता था। उसी वक्त वो आदमी अचानक मेहुल के पीछे आ गया और फिर उसे अंदर ले गया। ये वो जगह थी जो मेहुल को मजबूत बना सकती थी। ये वो जगह थी। डिटेक्टिव उसे बताता है कि आदमी को फौज में रहते वक्त संयोग से पता चला था। डिटेक्टिव अपनी पुरानी पहचान बताता है कि वो पहले आर्मी में था और ये गज नॉर्थ कोरियन स्पेशल ऑपरेटिव की थी। मेहुल उससे पूछता है कि मुझे जेल में जाके किम शिन को मारने के लिए क्या करना होगा। डिटेक्टिव उसे कहता है कि तुम्हें और भी स्ट्रांग बनना होगा। अब डिटेक्टिव ने मेहुल को एक मिशन दिया कि मेहुल को उसके ट्रेनिंग को सरवाइव करना होगा। जैसे ही उसने बात खत्म की, एक चाकू जैसा हाथ का वार सीधा मेहुल के गले की तरफ चला दिया। मेहुल इससे नीचे गिर जाता है। डिटेक्टिव मेहुल को बताता है कि किम शिन कोई आम कत्ल करने वाला नहीं, बल्कि एक राक्षस है जो एक साथ 3 अनुभवी डिटेक्टिव को मार सकता है। डिटेक्टिव उसे जोर से पकड़ते हुए कहता है कि अगर किसी तीर में मारने की ताकत नहीं है तो वो सिर्फ अपनी लोकेशन एक्सपोज करता है। तो डिटेक्टिव अब मेहुल को एक असली तेज तीर बनाएगा। उस आदमी ने मेहुल को एक वाक्य साफ याद करवाया, तू और मैं दोनों सिर्फ बदले के औजार हैं। ठीक उसी वक्त मेहुल ने अचानक अपना हाथ जेब में डाला और अगले सेकंड एक छोटी चाकू निकालकर डिटेक्टिव पर वार किया। लेकिन चाहे मेहुल ने कितनी भी सावधानी से तैयारी की हो, डिटेक्टिव उसकी तैयारी की तारीफ तो करता है, लेकिन कहता है कि जेल के अंदर किम शिन जैसे जानवर को मारने के लिए यह खिलौना काफी नहीं होगा। और दूसरी तरफ जेल के अंदर हमें किम शिन की क्रूरता की एक झलक देखने को मिलती है। कुछ गुंडे उसे चाकू दिखाकर धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किम शिन ने पहले ही उनके एक साथी को बंधक बना रखा था। उन लोगों ने उसे सोते समय मारने की कोशिश की थी, जिसकी सजा के तौर पर किम शिन ने उस आदमी का कान काट दिया और धमकी दी कि वह उन सब के शरीर के आधे अंग तोड़ देगा। जो उसके कमरे में घुस आए थे वो अपराधी जल्दी सिर झुकाकर माफी मांगने लगे और किम शिन से अपने बॉस को छोड़ने की भीख मांगने लगे। उन्होंने वादा भी किया कि डायरेक्टर योंग के खिलाफ फिर कोई हरकत नहीं करेंगे। ठीक उसी वक्त एक हट्टा कट्टा आदमी अंदर आया।
अब ये हट्टा कट्टा आदमी भी कोई अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन किम शेन के मुकाबले वो लगभग इंसाफ का दूत लग रहा था। जैसे ही बात खत्म हुई, हट्टे कट्टे आदमी ने सीधा किम शेन के चेहरे पर मुक्का मारा। दूसरी तरफ मेहुल डिटेक्टिव से इतना पीटा जा चुका था। डिटेक्टिव मेहुल को डांटते हुए उसका चाकू छीन लेता है और उसे सिखाता है कि हथियारों पर कभी निर्भर नहीं रहना चाहिए, खासकर जब दुश्मन तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। यह सुनकर मेहुल पूछता है कि किम शेन आखिर कितना मजबूत है, क्या वो डिटेक्टिव से भी ज्यादा ताकतवर है? डिटेक्टिव जवाब देता है कि उसने एक बार खुद किम शेन की लड़ाई का फुटेज देखा था। किम शेन इंसान की हड्डियों को स्पंज की तरह मोड़ सकता था और मांसपेशियों को रोटी फाड़ने की तरह फाड़ सकता था। ताकत और स्पीड दोनों में वो इंसान की हद से बहुत आगे निकल चुका था। डिटेक्टिव आगे बताता है कि उसे किसी हथियार की जरूरत ही नहीं, सिर्फ उंगलियों से वो सीधा मांस छेद सकता है। जेल में किम शेन की कोठरी में अपराधियों को उसने जल्दी निपटा दिया। उसी वक्त एक आदमी ने किम शेन की तरफ देखा और तारीफ की कि वो सच में असाधारण है। जेल में एक बड़ा गैंगस्टर है जिसे हम बॉस कह सकते हैं। किम शेन उसी के लिए काम करता है। बॉस का एक वफादार आदमी है स्कारफेस, जो किम शेन से जलता है क्योंकि बॉस अपनी सुरक्षा के लिए उस पर नहीं बल्कि किम शेन पर भरोसा करता है। किम शेन उसका मजाक उड़ाता है, जिससे स्कारफेस भड़क जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। लेकिन किम शेन की पकड़ किसी गोरिल्ला जैसी थी। वो स्कारफेस का हाथ ऐसे पकड़ता है कि उसे असहनीय दर्द होता है। उसके तुरंत बाद उसके अधीनस्थ अंदर आए और गंदगी साफ करने लगे। उनमें से एक ने बॉस को याद दिलाया, किम शेन के साथ अकेले रहना बहुत खतरनाक है। लेकिन बॉस ने शांत स्वर में कहा, हमें किम शेन के साथ अच्छे रिश्ते रखने होंगे। इतना बोलकर उसने किम शेन को एक चिट्ठी दी। इधर डिटेक्टिव की नजर में इस दुनिया में कोई भी किम शेन को एक एक करके नहीं हरा सकता। वो आगे कहता है, अगर मेहुल उस राक्षस को पकड़ना चाहते हैं तो उन्हें साथ मिलकर प्लान बनाना होगा। तो अब मेहुल को और मजबूत बनना पड़ेगा। अगले सेकंड डिटेक्टिव ने उसे फिर लात मारी और कहा कि अगर तू मजबूत बनना चाहता है तो असली लड़ाई का अनुभव चाहिए। लड़ाई में जैसे ही तू जरा सा भी गार्ड डाउन करता है तू मर जाता है। जब मेहुल फिर से उठा तो वो पहले से ही उस आदमी के घर में लेटा हुआ था। दीवार पर लटके परिवार की तस्वीर को देख रहा था। मेहुल ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये आदमी भी मुस्कुरा सकता है। वो कमरे से बाहर निकला तो जगह को पूरी तरह सुअर के बाड़े जैसा पाया। ठीक उसी वक्त उसने अचानक अपने पैरों के पास एक चिट्ठी देखी। उसने उठाकर देखा तो पता चला कि असल में वो किम शेन ने भेजी थी और चिट्ठी में किम शेन ने उस आदमी को पापा कहा था। जैसे ही आदमी उठा, मेहुल ने तुरंत पूछा, किम शेन का उससे क्या रिश्ता है? ये देखकर डिटेक्टिव ने जल्दी चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेहुल ने उसी पर चिल्लाकर कहा, जो कुछ भी जानता है सब बता दे। लेकिन खुद डिटेक्टिव को भी नहीं पता था कि वो राक्षस उसे पापा क्यों कहता है। इधर जेल में किम शेन डिटेक्टिव की एक फोटो घूर रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा कि पापा अभी बिल्कुल अकेले हैं। वो बहुत अकेला महसूस कर रहे होंगे। इस बात से उसे बहुत खुशी हो रही है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव अपने अपार्टमेंट में मेहुल के सामने 15 साल पहले की वो बात याद करता है जब डिटेक्टिव की पहली बार किम शेन की मां से मुलाकात हुई थी। 15 साल पहले डिटेक्टिव अपनी टीम के साथ अपने मिशन में था। तब किम शेन की मां खुद डिटेक्टिव को ढूंढते हुए आई थी और बेतुकी बातें बड़बड़ा रही थी, जैसे वो दोनों पहले बहुत प्यार करते थे। उसने किम शेन को भी बुलाकर पापा को नमस्ते करने को कहा। किम शेन भी उसे पापा कहकर बुलाता है। ये देखकर डिटेक्टिव ने गुर्रा कर कहा, पागलपन की भी हद होती है। उन्हें वार्न करता है कि चले जाओ वरना गिरफ्तार कर लेगा। लेकिन किम शेन की मां ने दावा किया कि उसके पास सबूत है। उसने एक बैग निकाला और कहा, ये सबूत है। लेकिन बैग में सिवाय कचरे के ढेर के कुछ नहीं था। जैसे ही आदमी ने उसे कचरा कहा, किम शेन की मां ने लगभग उसी वक्त नियंत्रण खो दिया। लेकिन अगले ही सेकंड किम शेन ने उसे रोका। उसने ठंडे स्वर में अपनी मां से कहा, जल्दी निकल जा, तू पागल औरत। किम शेन की डांट के आगे उसकी मां एक शब्द भी वापस नहीं बोल सकी। दोनों को जाते देख डिटेक्टिव ने आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और उन्हें कुछ पैसे दे दिए। कहा, जाकर कुछ खाने का खरीद लो। और किम शेन से कहा, अपनी मां के साथ अच्छा व्यवहार करना। ये सुनकर किम शेन ने जवाब दिया, समझ गया पापा। उस वक्त डिटेक्टिव ने सोचा था या कि वो बस एक मानसिक रूप से अस्थिर माँ बेटा है। लेकिन किम शेन के 20 साल के होने के बाद उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया। किम शेन को परिवार शब्द से बेहद नफरत है और डिटेक्टिव बताता है कि कमीशन के अंदर परिवारों को लेकर एक अजीब और खौफनाक जुनून है। वह किसी भी खुशहाल परिवार
परिवार को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें देखकर उसके अंदर का हत्यारा जाग उठता है। जितना खुश परिवार उतनी ही मजबूत उसकी हत्या की इच्छा। ये सुनकर मेहुल ने डिटेक्टिव से गिड़गिड़ाकर कहा उसे मजबूत बना दे। वह उसे शैतान को खत्म करने की कसम खाता है जिसने उसके पिता की जान ले ली थी। वह डिटेक्टिव से उसे दरिंदे की जिंदगी खत्म करने का मौका मांगता है। डिटेक्टिव ने याद दिलाया, इस पल से तू अब इंसान नहीं है, तू एक तीर है। अगले दिन मेहुल स्कूल से घर जा रहा था। उसी वक्त सिया ने खुद आगे बढ़कर उससे बात की, लेकिन उसने मुश्किल से छुआ ही था कि मेहुल दर्द से भौहें चढ़ा लिया। उसे चोटों से लदा देख सिया ने चिंतित होकर पूछा, इस बार क्या हुआ? लेकिन मेहुल ने फिर जोर दिया कि सिर्फ फिर सीढ़ी से गिर गया था। फिर उसने जोड़ा कि उसके दूसरे प्लान हैं और पहले निकलना है। मेहुल का अजीब व्यवहार दोनों को तुरंत शक में डाल गया। उस रात मेहुल को जमीन पर दबाकर एक गुंडों के गिरोह ने पीटा। पीटते हुए वे गालियां देते जा रहे थे कि ये पागल कहां से आ गया। जैसे ही दिखा हमला कर दिया। ठीक उसी वक्त डिटेक्टिव आया और फाइट रोक दी। 4 के खिलाफ 1 की लड़ाई में मेहुल 3 मिनट 20 सेकंड टिका और हारने की सिर्फ एक वजह थी, उसकी ताकत और सहन शक्ति काफी नहीं थी। तो अब से जो ट्रेनिंग करनी थी वो मांसपेशियां और सहन शक्ति की थी। एक सांस में बड़ी कटोरी दलिया निगलना भी ट्रेनिंग का हिस्सा था। खाने के वक्त भी गार्ड डाउन नहीं करना था। ये अब ट्रेनिंग नहीं थी, ये नरक था और उसे सड़कों पर लाइव कॉम्बैट प्रैक्टिस के लिए भी जाना पड़ता था। लड़ते लड़ते शारीरिक सीमा तक जाना जहां और नहीं चल पाए और बेहोश होकर गिर पड़े। वो दिन बार बार दोहराए गए। अब मेहुल को महसूस हो रहा था कि उसका बदन हल्का होता जा रहा है। उसकी लय भी ज्यादा स्थिर हो रही थी। अब मेहुल के हाथ चाकू से तेज और हथौड़े से सख्त बनने थे, जब तक एक मुक्का दुश्मन को गिराने के लिए काफी न हो जाए। पलक झपकते कई महीने बीत गए। अब तक मेहुल पूरी तरह बदल चुका था। चाहे किसी भी किस्म के गुंडों का सामना हो, वो आसानी से निपटा लेता। मौजूदा मेहुल आखिरकार असली तीर जैसा लगने लगा था। अब उसे अगले फेज में जाना था और वो अगला फेज था किसी को जान से मारना। है एक्टिव उसे आखिरी काम सौंपता है जो एक आदमी को जान से मारना होता है। मेहुल उस आदमी के घर में घुसता है और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे आदमी को सजा देने में मजा आ रहा हो, लेकिन ठीक जब वह उसे जान से मारने वाला होता है तभी आखिरी पल में उसकी नजर किसी ऐसी चीज पर पड़ती है जो उसे रोक देती है और वह उसे आदमी की जान बख्शकर वहां से चला जाता है। अपने मिशन में फेल होने के बाद मेहुल को डिटेक्टिव के भयानक गुस्से का सामना करना पड़ता है। डिटेक्टिव उसे पर ताना मारता है कि मेहुल सिर्फ एक डरपोक है। वह कभी भी बदला लेना ही नहीं चाहता था, बस हीरो बनने का नाटक कर रहा था। लेकिन उसका सारा गुस्सा हवा हो जाता है जब मेहुल उसे बताता है कि बिस्तर के नीचे छुपा हुआ बच्चा ठीक उसी उम्र का था जिस उम्र का आज डिटेक्टिव का बेटा होता। इधर जेल में किम शिन एक केक तैयार कर रहा था। ये इसलिए नहीं कि आज उसका जन्मदिन था, बल्कि इसीलिए कि आज वो दिन था जब वो उस बच्चे की याद मनाता था। लेकिन यह उसका नहीं बल्कि डिटेक्टिव के मृत बेटे का जन्मदिन था। यह एक खौफनाक रस्म थी जो वह अपने हर शिकार के लिए करता था। तभी एक स्कार फेस वाला कैदी वहां आता है और उसकी हरकतों के लिए उसे कोसता है और फिर उसे महीने का पेमेंट यानी काम के बदले यही उसकी पेमेंट होती थी। वो कैदी किम शिन को डिटेक्टिव की तस्वीरें वाला लिफाफा देता है। इन तस्वीरों को देखकर किम शिन के चेहरे पर वैसे ही खुशी छा जाती है जैसे किसी बच्चे को नया खिलौना मिलने पर होती है। जबकि उन तस्वीरों को अपने 6 उंगलियों वाले हाथ से उठाता है तो हमें उसकी वह खासियत नजर आती है जो उसके अजीब और खतरनाक होने का एक और सबूत है। यही वह शारीरिक बनावट थी जिसके कारण उसे बचपन से ही समाज ने कभी नहीं अपनाया। उसी वक्त मेहुल और डिटेक्टिव नहाने के घर गए नहाने। आज वो दिन था जब डिटेक्टिव का बेटा मारा गया था। खतरनाक बदन वाले शख्स को एक साथ देखकर लोग हैरान थे। यह कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव और मेहुल होते हैं। ऐसा लगता है मेहुल के बातों ने डिटेक्टिव के दिल पर गहरा असर किया था। बाथ हाउस के उस माहौल में जहां सारे पद और गुस्से पानी में घुल जाते हैं, डिटेक्टिव मेहुल की पीठ साफ करते हुए कहता है, बदला लेने के लिए उसने बहुत पहले इंसान होना छोड़ दिया था, क्योंकि इंसान राक्षसों को नहीं मार सकते। अब भी डिटेक्टिव की सोच नहीं बदली थी। जब तक बदला मिल जाए वो कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन मेहुल उससे पूछता है, अगर वो सच में राक्षस बन गया तो उसका बेटा कभी ऐसे बाप को स्वीकार करेगा? डिटेक्टिव शांत होकर कहता है उसे ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि डिटेक्टिव का बेटा असल में बहुत दयालु बच्चा था। मेहुल कहता है कि शायद उसके पिता भी ऐसा ही सोचते होंगे। उस पल दोनों अपने खोए हुए अपने फैमिली वालों को याद करते हैं और उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बन जाता है, एक बाप बेटे जैसा रिश्ता जिसे उन दोनों ने खो दिया था। लेकिन इन दोनों के बीच पनप रहा यह रिश्ता किसी और को आग बबूला कर रहा था।
जब किम शिन को तस्वीरों में डिटेक्टिव के साथ मेहुल दिखाई देता है तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। वह चाहता था कि डिटेक्टिव हमेशा अकेला, दुखी और सिर्फ किम शिन के ही बारे में सोचे, और यहीं पर कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। हमें पता चलता है कि जेल का बॉस, जिसे सब डॉग मैन कहते हैं, असल में किम शिन के इशारों पर नाचने वाली एक कठपुतली है। किम शिन उसे बाकी कैदियों से बचाता है क्योंकि उसे बॉस बनने का शौक नहीं है, क्योंकि वो एक साइको है। इस जेल में मास्टरमाइंड किम शिन खुद है, क्योंकि किम शिन ने जेल डायरेक्टर के परिवार को बंधक बना रखा है, जिस वजह से पूरा जेल प्रशासन उसके काबू में है। और यह डॉग मैन कोरिया के सबसे बड़े क्राइम सिंडिकेट यूटोपिया का सदस्य है, जिसका मतलब है कि किम शिन की पहुंच अब जेल की दीवारों से कहीं ज्यादा दूर बड़े क्राइम सिंडिकेट तक से है। जेल का असली राजा डॉग मैन नहीं बल्कि किम शिन है, और डॉग मैन जिस यूटोपिया सिंडिकेट का हिस्सा था वो खुद भी एक जंग का मैदान बना हुआ है। और हम देखते हैं कि किम शिन एक आदमी का सिर पकड़कर दरवाजा तोड़ते हुए डॉग मैन के कमरे में दाखिल होता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वो डॉग मैन पर चिल्लाता है क्योंकि उनके बीच एक सौदा हुआ था। किम शिन जेल के अंदर डॉग मैन की हिफाजत करेगा और बदले में डॉग मैन यह सुनिश्चित करेगा कि डिटेक्टिव हमेशा अकेला और तन्हा रहेगा। किम शिन तस्वीरें फेंकते हुए मांग करता है कि डॉग मैन बाहर मौजूद अपने आदमियों को हुक्म दे और डिटेक्टिव के साथ दिखने वाले उस लड़के को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दे। एक तरफ जहां किम शिन मेहुल को मारने की साजिश रच रहा था, अगले दिन मेहुल एयर ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में सफलतापूर्वक एडमिशन ले लिया। अनाथालय के सभी लोग, यहाँ तक कि टीचर भी उस पर गर्व महसूस किए बिना नहीं रह पाए, लेकिन मेहुल के चेहरे पर जरा सी भी खुशी नहीं थी। अनाथालय वापस आने के बाद उसके दोस्तों ने एडमिशन पर बधाई दी और जश्न मनाने के लिए पूरा टेबल खाना भी तैयार किया था। सिया ने भी कम्युनिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था क्योंकि वो डायरेक्टर जैसा कोई बनना चाहती थी। तिसुक भी कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। ये सब देखकर वहां के फादर को गहरी तसल्ली हुई, लेकिन ठीक उसी वक्त मेहुल ने कहा उसके पास कुछ काम है और पहले निकलना है। भले ही दोस्तों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मेहुल बिना पीछे देखे चला गया। उस रात मेहुल अकेले ट्रेनिंग बेस गया। उसने कहा सिया और तेसुक भविष्य में जरूर अच्छे लोग बनेंगे, और उसने और बहुत पहले समझौता कर लिया था। जैसे ही वो जेल में घुसने लायक उम्र का होगा, वो जानबूझकर अपराध करेगा ताकि किम शिन के करीब पहुंच सके। इधर तेसुक और सिया सड़क पर चल रहे थे। सिया ने अचानक नोटिस किया कि तेसुक के कपड़े मेहुल के हैं। जवाब में तेसुक ने समझाया कि वो और मेहुल बचपन से ही कपड़े अदला बदली करते आए हैं और भाईचारा ऑन टॉप बताया। जल्दी तेसुक सिया को उसके बिल्डिंग के गेट तक छोड़ने गया। सिया को अलविदा कहने के बाद वो अकेला घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन अगले ही सेकंड एक डंडा उसके सिर के पीछे जोर से लगा। हमलावर को यकीन था कि सही टारगेट मिला। हमलावर कहता है मैं सालों से ये कर रहा हूँ और पहली बार किसी ने हाई स्कूल के बच्चे के पीछे जाने को कहा गया। जेल में वापस एक अधीनस्थ ने डॉग मैन से पूछा क्या हम सच में किम शिन को ऐसे ही छोड़ देंगे। ये सुनकर डॉग मैन ने शांत जवाब दिया मैंने सिर्फ इस एक बार उसकी मदद करने का प्लान बनाया था। आखिरकार हम कुत्ते को मालिक पर बेतहाशा भौंकने नहीं दे सकते। दूसरी तरफ मेहुल डिटेक्टिव के साथ स्पैरिंग कर रहा था। अब तक वो उससे कुछ चालें अदल बदल सकता था, लेकिन आखिरकार फिर हार गया। डिटेक्टिव ने याद दिलाया कि अभी और तेज और चुस्त होना बाकी है। आज की ट्रेनिंग वहीं खत्म हुई। डिटेक्टिव ने कहा चलो साथ झिंग मायान खाते हैं। दोनों नूडल की दुकान गए और मेहुल के यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात सुनकर डिटेक्टिव ने पूछा क्या तू कॉलेज जाएगा। मेहुल ने जवाब दिया नहीं। फिर मेहुल ने पूछा लेकिन तुम्हें ये कैसे पता। ये सुनकर डिटेक्टिव ने माना मैं तुझे शुरू से देख रहा हूँ, मैं हर समय तुम पर नजर रखे रहता था। वो आगे बताता है मैं आज से नहीं बल्कि और बहुत पहले से तुम पर नजर रखता आया हूँ क्योंकि तुम किम शिन से बचा इकलौता व्यक्ति हो। कह सकते हो डिटेक्टिव ने लगभग मेहुल को बड़ा होते देखा है। डिटेक्टिव ने बिना रोके आह भरी और कहा समय सच में उड़ जाता है, पता ही नहीं चला कि मेहुल इतना बड़ा हो गया। ठीक उसी वक्त सिया ने अचानक मेहुल को फोन किया। उसने बताया कि तेसुक बुरी तरह घायल हो गया। मेहुल तुरंत अस्पताल दौड़ा। वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर ने कहा किसी ने तेसुक की उंगलियां काट दी हैं और एचलीस टेंडन भी काट दिया। ये देखकर मेहुल ने दांत पीस लिए। मेहुल कहता है चाहे जिसने भी ये किया मैं उसे मार डालूंगा। वो अस्पताल से बाहर निकला और तुरंत डिटेक्टिव को फोन किया और एक्सप्लेन किया कि तेसुक की चोटें बिल्कुल गंभीर हैं। वो मेहुल खुद उन सबको मारने जा रहा है,
लेकिन डिटेक्टिव उसे रोकता है। लेकिन डिटेक्टिव इसकी जिम्मेदारी खुद पर लेता है। उसे पता था कि यह वही गुंडे हैं जिन्हें उसने मेहुल को लड़ने भेजा था और वे अपना बदला लेने आए होंगे और उन्होंने गलती से तेसुक को मेहुल समझकर मारा। असल में जब वह फोन पर बात कर रहा था तब डिटेक्टिव पहले से ही उन दरिंदों के अड्डे की तरफ गाड़ी चला रहा था। यह मेरी जिम्मेदारी है, तुम सिर्फ किम शिन पर ध्यान दो। फोन काटने से पहले हम देखते हैं कि उस अड्डे के अंदर गुंडे एक आदमी को टॉर्चर कर रहे थे और उसके चेहरे पर पेशाब करके उसे जलील कर रहे थे। तभी दरवाजे पर एक जोरदार लात पड़ती है और डिटेक्टिव अंदर दाखिल होता है। जब गुंडे पूछते हैं कि वह कौन है तो वह जवाब देता है, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा सपना हूँ। आज वह कहानी का हीरो खुद था। एड्रेनलिन के तूफान में आज अकेले उनसे लड़ने को खड़ा था। गुंडों ने देखा कि वो सच में अकेले यहाँ आने की हिम्मत रखता है। उन्होंने मजाक भी उड़ाया कि क्या बूढ़ा पागल हो गया, लेकिन अगले सेकंड उस आदमी ने डिटेक्टिव का एक बेदर्द मुक्का सीधा चेहरे पर खाया। उसके तुरंत बाद डिटेक्टिव ने हाथ उठाया और दूसरे आदमी को गिरा दिया। एक पल में भयंकर लड़ाई छिड़ गई, लेकिन ठीक उसी वक्त डिटेक्टिव को चाकू लग गया और जैसे ही गुंडा खुद पर गर्व महसूस कर रहा था, अगले सेकंड उसका सिर जबरन घुमा दिया गया। वो डरावना लड़ाई का स्तर वहां हर गुंडे को स्तब्ध कर गया। अब डिटेक्टिव ने उन्हें आखिरी मौका दिया कि नई पत्ती पलटो और तुरंत यहाँ से निकल जाओ, लेकिन अपनी संख्या पर भरोसा करके वे फिर डिटेक्टिव पर टूट पड़े। पहले मेहुल ने एक बार डिटेक्टिव से पूछा था, क्या एक आदमी सच में 10 लोगों को हरा सकता है? उस वक्त डिटेक्टिव का जवाब था, ऐसी चीज सिर्फ नेक्सो मैनहवा के वीडियो में होती है। चाहे कुछ भी हो, इंसान के शरीर की हमेशा सीमा होती है। लेकिन अब डिटेक्टिव लगभग हर मुक्के से एक आदमी गिरा रहा था। इतने गुंडों के खिलाफ भी वो जरा भी पीछे नहीं था। बहुत जल्दी फर्श लाशों से भर गया। एक आदमी का 10 लोगों को हराना नामुमकिन नहीं है। जब तक तू बहुमत को अल्पमत में बदल दे, जीत के चांस बढ़ जाते हैं। लोग हमेशा मानते हैं कि जिस गिरोह में वो हैं, वो सबसे मजबूत है। ये भी मानते हैं कि आसपास वाले उन्हें बचा सकते हैं, लेकिन अगर तुम पूरी ताकत से वो विश्वास तोड़ दोगे तो डर उनके दिलों में जड़ पकड़ लेता है और एक बार ऐसा हो जाए तो जो गिरोह एक साथ खड़ा था वो खुद ढह जाता है। आखिरकार सिर्फ डर से शासित व्यक्ति बचते हैं। ठीक उसी वक्त एक लंबे बालों वाला सुनहरा आदमी अंदर आया। डिटेक्टिव ने एक नजर में पहचान लिया कि ये आदमी झुंगी इनका बॉस है और जैसे ही ये आदमी आया, डिटेक्टिव ने खुद लगाया। डर ढह गया। यहाँ तक कि झुंगी भी डिटेक्टिव की लड़ाई की स्किल की तारीफ की बिना नहीं रह पाया और डिटेक्टिव से कहा, लेकिन तेरा बदन पहले ही सीमा पार कर चुका है। अगर तू अब मुझसे लड़ेगा तो जरूर मरेगा। अगले सेकंड डिटेक्टिव की मुट्ठी सीधी झुंगी की तरफ चली। उसी वक्त मेहुल ने एक छोटे गुंडे को ढूंढा। उसने जबरदस्ती उससे पूछा, झुंगी कहाँ है? जेल में वापस डॉग मैन ट्रेन कर रहा था। देखकर कि वो नहीं मान रहा था, वो उसे थप्पड़ मारने ही वाला था। ठीक उसी वक्त एक अधीनस्थ ने दरवाजा धक्का देकर खोला और रिपोर्ट किया। डिटेक्टिव झुंगी के बेस में घुस गया। जैसे ही वो नाम सुना कि डॉग मैन ने तुरंत समझ लिया, ये वो आदमी है जिसे किम शिन अपना बाप मानता है। एक अधीनस्थ ने पूछा, क्या हम झुंगी की मदद के लिए आदमी भेजें? डॉगमैन ने जवाब दिया, जरूरत नहीं, क्योंकि वो नादान झुंगी मेरी खुद की ट्रेनिंग का है। दूसरी तरफ चाहे मेहुल ने कितना भी धमकाया, वो आदमी अब भी नहीं जानता था झुंगी कहाँ है। वो गुंडा बस समझ नहीं पा रहा था कि सामने वाला आदमी उस राक्षस को ढूंढने के लिए इतना बेचैन क्यों है। डॉगमैन का सबसे ताकतवर लड़ाकू मोबाइल स्क्वाड कैप्टन ली झुंगी है। उसका निकनेम तोसा डॉग है। झुंगी बिना रोके आह भरी। डिटेक्टिव बुढ़ा होने की वजह से थक कर फाइट हार गया था। झुंगी ने कहा, ये बूढ़ा सच में राक्षस है। मैंने पहली बार इतना मजबूत कोई देखा। बहुत बुरा हुआ तेरे लिए। तेरा दुश्मन सिर्फ मैं ही निकला। और जेल में किम शिन ये सुनते ही गुस्से से पागल हो गया। अगले सेकंड उसने डॉगमैन के अधीनस्थों को बुरी तरह पीटना शुरू किया। मैंने तुमसे सिर्फ एक काम मांगा था, बाप को अकेला रखो, लेकिन तुमने उसकी तरफ हाथ बढ़ाने की हिम्मत की। किम शिन कहता है, मेरे पापा को चोट पहुंचाने का हक सिर्फ मुझे है। अगले ही सेकंड डॉगमैन आया और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ बहुत अचानक आया। किम शिन ने उसे घूरा और पूछा, क्या तू उस थप्पड़ के नतीजे संभाल सकता है? डॉगमैन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, पागल कुत्ते को ठीक से अनुशासन सिखाना पड़ता है। किम शिन की नजर में डॉगमैन साफ तौर पर काफी होशियार नहीं था। वो उसे मारने आगे बढ़ता है और कहता है कि जब खरगोश और कुत्तों को एक पागल तेंदुआ दिखे तो उनको खुद मर जाना चाहिए। लेकिन अगले सेकंड एक फोटोग्राफ ने उसे रोक दिया, क्योंकि अब डिटेक्टिव की जिंदगी पहले से ही डॉगमैन के हाथ में थी। जब तक डॉगमैन एक फोन कॉल करे, डिटेक्टिव मर जाए। ये देखकर किम शिन ने दांत पीस ली। डॉगमैन ने उससे कहा, अब तू मेरा अच्छा कुत्ता बन और मेरे आदेश मान। मैं डिटेक्टिव तुझे सौंप दूंगा, लेकिन अगर तू ये खरगोश कुत्ता मुझे काटने की हिम्मत करे तो
बाकी जिंदगी उसे कभी देख नहीं पाएगा। अभी का डिटेक्टिव पहले ही पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। डॉक्टर ने उसे जांचने के बाद पाया कि शायद वो अभी भी सुन और देख सकता है, लेकिन किसी भी चीज का फैसला करने की क्षमता खो चुका था। क्योंकि डिटेक्टिव अभी भी काम का था, इसीलिए उन्हें उसे जिंदा रखना पड़ा। जुंगी ने अपने आदमियों से कहा, उसे वहीं फेंक दो और धीरे धीरे सो जाने दो। कई महीने बाद मेहुल का जन्मदिन आखिरकार आ गया। उसके दोस्तों ने खास उसके लिए बर्थडे पार्टी दी। अब एग्जाम खत्म हो चुके थे। फादर ने उन्हें आराम करने और मजे करने को कहा। मेहुल ने भी तेसुक और सिया के साथ आज अम्यूजमेंट पार्क जाने का प्लान बना लिया था। जल्दी ही वो अम्यूजमेंट पार्क पहुंच गए। वहां उन्होंने लगभग हर राइड ली। उस रात वो 7 सबवे में घर लौटे। मजे से इतना थक गया था। मेहुल के आखिरकार उनके पास लौटने से सिया सच में खुश थी, क्योंकि उस पहले वाले समय में मेहुल उसे अजनबी जैसा लग रहा था, जैसे कभी भी गायब हो सकता है। इसीलिए सिया ने मेहुल के लिए तैयार किया हुआ बर्थडे गिफ्ट निकाला। उसने उम्मीद की कि उनके बीच का रिश्ता हमेशा बना रहे, लेकिन ठीक उसी वक्त मेहुल ने कहा, मुझे माफ करना। जैसे ही ट्रेन के दरवाजे खुले वो पहले उतर गया। दूसरी जगह कुछ गुंडे शिकायत कर रहे थे कि इस बूढ़े की देखभाल अभी भी क्यों करनी पड़ रही है। ठीक उसी वक्त डिटेक्टिव अचानक बोला। कांपते हुए उसने कुछ कहा। एक गुंडा करीब झुका, लेकिन फिर भी नहीं सुन पाया वो क्या कह रहा है। गुंडे ने बेसब्री से गाली दी, अगर कहना है तो साफ बोल। उसी वक्त डिटेक्टिव फिर बोला और कहा, हैप्पी बर्थडे। ये सुनकर गुंडे जोर जोर से हंस पड़े। उन्होंने सोचा बूढ़ा सच में पागल हो गया है, लेकिन अगले सेकंड उनमें से एक को सीधा चेहरे पर जोर की लात लगी। डिटेक्टिव के प्लान के मुताबिक मेहुल ने सब कुछ सहा था अपने जन्मदिन तक, और अब वो खुद उन लोगों को मारने जा रहा था जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया था। ठीक उसी वक्त जुंगी अपने आदमियों के साथ अंदर आया, लेकिन सामने का मंजर देखकर वो उसी जगह जम गए। अगले सेकंड मेहुल ने एक अधीनस्थ के चेहरे पर सटीक लात मारी। उसके तुरंत बाद उसने फिर मुट्ठी उठाई और सीधा झुंगी पर फायर कर दिया, लेकिन वो मुक्का झुंगी ने मजबूती से रोक लिया। मेहुल ने तुरंत पहचान लिया कि सामने खड़ा आदमी झुंगी है। झुंगी ने भी उम्मीद नहीं की थी। वो मेहुल से कहता है, तो तू जानता है मैं कौन हूँ और फिर भी मुझे ढूंढने आया। जेल में किम शिन अपनी सारी गुस्सा उन छोटे गुंडों पर निकाल सकता था। डॉगमैन इंसान की कमजोरी बहुत अच्छी तरह समझता था और इच्छाओं को और भी बेहतर समझता था। जब तक वो डिटेक्टिव को अपने पास कंट्रोल में रखे कुछ गलत नहीं हो सकता, और डॉगमैन को बस पट्टा थोड़ा और कसना था जब तक वो किम शिन का अच्छा इस्तेमाल कर सके। डॉगमैन के पास संगठन के टॉप पर वापस चढ़ने का मौका था। दूसरी तरफ मेहुल ने जुंगी पर जोर की लात मारी। मेहुल ने उसे घूरा और पूछा, क्या तूने डिटेक्टिव को ऐसा बनाया? जुंगी ने जवाब दिया, क्या ऐसा नहीं लगता? फिर मुझे खुद वो मुक्के महसूस करने दे। लेकिन अगले सेकंड जुंगी एक लात से उड़ गया। मेहुल ने फायदा उठाकर उसका पीछा किया और फिर मुट्ठी उठाई। अगले सेकंड दोनों ने एक ही वक्त एक दूसरे पर मुक्के मारे। मेहुल समझ नहीं पाया इतना नरम मुक्का डिटेक्टिव को कैसे गिरा सका। जैसे ही झुंगी दूसरा मुक्का मारने वाला था, मेहुल तेज था और अपरकट सीधा उसके जबड़े पर लगा। मेहुल अच्छी तरह जानता था कि इस कमीने ने कोई चाल चली होगी डिटेक्टिव को गिराने के लिए। झुंगी ने भी माना कि मेहुल सच में मजबूत है। अगले सेकंड उसने असल में दोनों हाथ उठाए और सरेंडर का इशारा किया। मेहुल बिल्कुल नहीं समझ पाया वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अचानक झुंगी मुड़ा और सीधा दरवाजे की तरफ दौड़ा। मेहुल उसका पीछा शुरू ही कर रहा था कि अचानक उसको चक्कर की लहर आई। उसकी नजर में पूरी दुनिया मुड़ने और विकृत होने लगी। ये देखकर झुंगी ने मजाकिया मुस्कान दी और कहा कि लगता है मेरी चाल सच में काम कर गई। फैंटेसी ड्रीम झुंगी की कंपनी का सबसे हॉट प्रोडक्ट है। जैसे ही कोई इस ड्रग से चपेट में आता है, उसका पूरा बदन ढीला पड़ जाता है और सपने जैसी भ्रांतियां दिखने लगती हैं। उसी वक्त मेहुल को आखिरकार समझ आ गया कि डिटेक्टिव को इसी तरह गिराया गया था। झुंगी हंसा और मजाक उड़ाया, ये सामान सस्ता नहीं है, तो अब तू अपने युवा बदन से इसकी कीमत कमाएगा। फैंटेसी ड्रीम को दूसरी पाउडर से अलग क्या बनाता है कि ये हिप्पोकैम्पस को उत्तेजित करता है। ये लेने वाले को उसकी जिंदगी के सबसे खुश पल बार बार जीवा देता है। इसीलिए इतने लोग बेतहाशा पैसे देने को तैयार रहते हैं, बस उस पल को फिर अनुभव करने के लिए। उसी वक्त झुंगी ने डॉक्टर किम को फोन किया और कहा, शरीर लेने आजा। अंतिम सपने में मेहुल आसमान में हवाई जहाज देख रहा था अपने पापा के साथ। उसने पापा से कहा जब वो बड़ा होगा तो पायलट बनना चाहता है, क्योंकि अगर वो बन गया तो पापा को विदेश घुमा सकेगा। ये सुनकर उसके पापा ने उसे हवा में ऊंचा उठाया ताकि वो उड़ने का एहसास करे और असली मेहुल भी बेहोश मुस्कुराया। लेकिन ठीक उसी वक्त डॉक्टर किम पहले से उसका बदन पूरी तरह खोखला करने की तैयारी कर रहा था। सपने के अंदर मेहुल अभी भी अपने पापा से खुशी खुशी बात कर रहा था, लेकिन अगले सेकंड जो उसने देखा
उससे उसकी पुतलियां जोर से कांप उठीं, क्योंकि सपने में घुसने वाला किम शिन था, सिर्फ इसीलिए कि मंजर बहुत गर्म था। किम शिन भी जबरदस्ती उसमें घुसना चाहता था। अगले ही सेकंड चाकू जैसा हाथ का वार सीधा मेहुल के पापा को छेद गया। किम शिन ने मेहुल की तरफ देखा और पूछा, तू कौन सा गाना सुनना पसंद करता है? असलियत में डिटेक्टिव ने डॉक्टर किम को रोक लिया जैसे ही वो चाकू नीचे लाने वाला था, लेकिन अगले सेकंड जुंगी ने उसे सीधा लात मारकर दूर धकेल दिया। ठीक उसी वक्त डॉक्टर किम अचानक साइड से चीख पड़ा, क्योंकि मेहुल जाग गया था। जुंगी बिल्कुल नहीं समझ पाया उसने साफ 10 लोगों जितनी ड्रग इंजेक्ट की थी, लेकिन अगले सेकंड मेहुल की मुट्ठी जोर से जुंगी पर लगी। उस मुक्के की ताकत ने सीधे उसका हाथ कुचल दिया। मेहुल ने धीरे से अपने पापा से एक वाक्य कहा, मुझे माफ करना। पापा ने मेरी रक्षा की, लेकिन मैं आपकी रक्षा नहीं कर सका। मेहुल का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ा और एक मुक्का जोर से झुंगी के चेहरे पर लगा, बिना उसे एक सेकंड भी रिएक्ट करने दिए। उसके बाद के मुक्के तूफान की तरह गिरे। उसके बाद मेहुल जमीन पर बैठा अपने दोस्त के दिए बर्थडे कार्ड को देख रहा था। ठीक उसी वक्त एक आवाज ने उसे पुकारा। आने वाले आदमी ने डिटेक्टिव से मेहुल के बारे में सुना था। उसे उसके लिए गहरा अफसोस हुआ, लेकिन मेहुल ने कहा, दोषी महसूस मत कर, क्योंकि वो तीर है और डिटेक्टिव धनुष है। अब मेहुल खुद को सरेंडर करने जा रहा है तो बाकी तुझे छोड़ता हूँ। मेहुल को उसी जेल में भेज दिया जहां किम शिन था। कोई नहीं जानेगा मेहुल ने वहां घुसने के लिए ठीक किसे मारा था। वो अपराधी सब मेहुल को दुश्मनी भरी नजरों से घूर रहे थे, लेकिन मेहुल की नजर उनके पीछे किम शिन पर टिकी थी। अब वो ओरिजिनल प्लान के मुताबिक किम शिन को मारेगा। कल बूढ़े ने उसके लिए कवर स्टोरी पहले ही तैयार कर ली थी कि मेहुल अपने जन्मदिन पर शराब पी रहा था और जुंगी से टकराकर झगड़ा हो गया, और उसने मेहुल के लिए नई पहचान भी बनाई। उसे नाम दिया किम जियांग हू। वो नाम डिटेक्टिव ने खुद चुना था। इसमें मेहुल का नाम और ज्ञानू का नाम मिलाया गया। आखिरकार कोर्ट ने ध्यान रखा कि आरोपी का अपराध पल भर का आवेश था और वो पहली बार का अपराधी भी है, इसलिए मेहुल को 3 साल जेल की सजा हुई। सिया बिल्कुल यकीन नहीं कर पाई, ये गलती होनी चाहिए। मेहुल ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकता। फादर भी मेहुल से माफी मांगता रहा, सब इसलिए कि मैंने तुझे ठीक से नहीं सिखाया कि तू ऐसा बन गया। उसने मेहुल से कहा, जैसे ही तू अपनी सजा काट ले वापस आना, सब तेरा इंतजार करते रहेंगे। इसी के साथ वो जेल चला जाता है। जेल में आने बाद वही जो हर नेक्सो मैनहुआ के वीडियो में होता है। नया कैदी आने की बात सुनकर सेल लीडर ने मेहुल से अपना परिचय मांगा, लेकिन मेहुल चुप रहा। मेहुल ने सेल लीडर को नजरअंदाज करने की हिम्मत की। देखकर एक चियाल्डू तुरंत उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन एक दूसरे ने कहा कि मेहुल को मुझे सौंप दो। उसी वक्त मेहुल चुपचाप जाके बैठ गया। मेहुल सच में चाहता था इस सारे कचरे को एक बार में ही राख कर दे, लेकिन किम शिन को मारने के लिए उसे सहना पड़ेगा। सेल लीडर ने चेतावनी दी, साले कुत्ते, यहाँ तुझे बचाने वाला कोई कानून नहीं है। क्या तू सोचता है कि कोई कानून तुझे जेल में प्रोटेक्ट करेगा? सेल लीडर आगे कहता है, यहाँ मैं अगर तुझे मारना चाहूँ तो कभी भी मार सकता हूँ। फिर उसने पास एक कमजोर रोने वाले चोंगमान को आदेश दिया, तुरंत नए लड़के को सबक सिखा के आ। मेहुल अभी भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। ये देखते ही सेल लीडर ने चोंगमान को थप्पड़ लगा के 10 मिनट दी और कहा, काम खत्म कर। उसी वक्त डॉगमैन ने अपने अधीनस्थ से कहते हुए वहीं से गुजर रहा था कि किम शिन को डिटेक्टिव के गायब होने के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। जैसे ही उस पागल कुत्ते को पता चलेगा तो उसका पट्टा ढीला पड़ जाएगा और कोई नहीं जानता वो हरामी क्या कर सकता है। अभी हमें जल्दी कोई ऐसा ढूंढना है जो किम शिन की जगह ले सके। ठीक उसी वक्त पास की हलचल ने डॉगमैन का ध्यान खींचा। सेल के अंदर चोंगमान मेहुल को लात मारते हुए मेहुल से बार बार भीख मांग रहा था कि बस सेल लीडर के सामने गलती मान ले। ये सीन देखकर सेल लीडर मजे ले रहा था, लेकिन अगले सेकंड उसका चेहरा अचानक घबराहट से भर गया, क्योंकि डॉगमैन आ गया था। उसने जल्दी समझाया कि वो सिर्फ एक अवज्ञाकारी नए कैदी को अनुशासन सिखा रहा है। ये सुनकर डॉगमैन ने शांत स्वर में कहा, अगर अवज्ञाकारी है तो बेशक ठीक से सिखाना चाहिए, लेकिन तू बहुत शोर मचा रहा है तो शोर कम कर। ये सुनकर सेल लीडर ने तुरंत कहा वो अभी रुक जाएगा और डॉगमैन को सुखद रात की कामना भी की। लेकिन जैसे ही डॉगमैन का नाम सुना मेहुल अचानक कांप उठा। डॉगमैन जो अभी चला गया था, कमरे से फिर आवाज सुनी। उसने मुड़कर जाकर डांटने ही वाला था कि अचानक महसूस किया सिर्फ कुछ सेकंड में कमरे के सब लोग इस नए लड़के ने खाली हाथों से सबको लपेट दिया है, क्योंकि पहले पुलिस वाले बूढ़े ने मेहुल से पहले ही कहा था कि पूरी जेल डॉगमैन के कंट्रोल में है। अगर वो किम शिन के करीब पहुंचना चाहता है तो पहले डॉगमैन का भरोसेमंद आदमी बनना पड़ेगा। तो जेल में घुसने के बाद मेहुल का पहला काम डॉगमैन का ध्यान खींचना
बना था। देखकर कि उसमें असली स्किल है, डॉगमैन ने मुंह खोला और नाम पूछा। मेहुल ने शांत जवाब दिया, उसका नाम किम जियांग है। फिर डॉगमैन ने उसे एक मौका दिया कि उसके लिए काम करे। उसने साफ कहा वो उसे भर्ती करना चाहता है। अगर मेहुल की कोई शर्त हो तो बता सकता है, लेकिन अगर मेहुल सच में जो कहना चाहता था वो कहता तो होता, मैं चाहता हूँ तुम सब कचरे मर जाओ। अगले सेकंड एक मुट्ठी जोर से डॉगमैन के चेहरे पर लगी। बेशक ये सब सिर्फ मेहुल की कल्पना में हुआ, उसे अभी भी सहना पड़ रहा था। मेहुल ने असल में जो शर्त मांगी वो थी कि पास खड़े चोंगमान का इलाज हो और इसे परेशान ना किया जाए। ये सुनकर डॉगमैन को वो और भी दिलचस्प लगा। उसने कहा, उसके अलावा उसे पैसे नहीं चाहिए क्या? जवाब में मेहुल ने कहा, जरूरत नहीं। इससे डॉगमैन ने उसकी और कदर की। अब से मेरे पीछे चल और मेहनत कर। अगले दिन चोंगमान मेहुल के इलाज कराने के लिए बेहद आभारी था और कल की बात के लिए माफी भी मांगी। मेहुल ने कहा, तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं, तुझे मजबूर किया जा रहा था। मेहुल को आगे बढ़कर उन लोगों को सबक सिखाते देख चोंगमान को बहुत राहत मिली, क्योंकि पिछले 1 साल से वो हर दिन नरक में जी रहा था। ये सुनकर मेहुल ने हैरानी से पूछा, जेल के गार्ड कुछ नहीं करते? चोंगमान ने समझाया, ये जगह दूसरी जेलों से अलग है। चाहे लड़ाई हो या जुआ, गार्ड लगभग कभी दखल नहीं देते। अगर कोई मर भी जाए तो दुर्घटना बताकर छिपा दिया जाता है और डॉगमैन यहाँ इकलौता कानून है। कुछ लोग पैसे से खरीदे गए हैं, कुछ ड्रग्स से कंट्रोल किए जाते हैं। उसी वक्त एक आदमी ने मेहुल को पुकारा, कहा, साथ चल बॉस, तुझे देखना चाहता है। अब मेहुल प्लान के मुताबिक सफलतापूर्वक डॉगमैन के संगठन में घुस गया। बूढ़े ने कहा था कि मेहुल की तरफ की खबर जेल के अंदर के धनुष से पहुंचेगी। मेहुल बिना रोके सोच रहा था, जेल के अंदर का धनुष ठीक कौन है? आगे मेहुल डॉगमैन के सामने पहुंचा। डॉगमैन ने उसे दूसरों से मिलाया और बताया कि ये हमारा नया आदमी है। उम्र में छोटा हो सकता है लेकिन ताकत डरावनी है। डॉगमैन ने मेहुल से कहा, इन सीनियर्स को चाचा या बड़े भाई जैसा मान, तू मुझे भी बाप मान सकता है। फिर वो सबको कहता है, चलो गिलास भरो, ड्रिंक करते हैं। उसी वक्त किम शिन केक लेकर अंदर आया और सबको साथ खाने को कहा। जिस पल मेहुल ने देखा वो कौन है, उसका दिल जोर से कांप उठा। डॉगमैन थोड़ा हैरान लगा और किम शिन से कहा, आज फिर किसका जन्मदिन था? किम शिन ने समझाया, आज सो हियन का जन्मदिन है। वो एक प्यारी छोटी लड़की थी, छोटी वाली। किम शिन बताता है कि वो पार्क में बाप के साथ टहल रही थी। उसके कंधों पर बैठकर हर राहगीर को नमस्ते कर रही थी। इतनी प्यारी, इतनी खुश लग रही थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसे तबाह कर दिया। उसी वक्त किम शिन ने मेहुल को नोटिस किया। ये अनजान चेहरा। मेहुल ने समझाया, उसका नाम किम जियांग है। ये सुनकर किम शिन मुस्कुराया और बोला, मिलकर अच्छा लगा। फिर कहा कि तू मोमबत्तियां बुझा दे। लेकिन ठीक उसी वक्त मेहुल ने किम शिन के पीछे अपने बाप की आकृति देखी। उसे याद आया कि कैसे किम शिन ने उसके पापा को मारा था। गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल होकर अगले सेकंड मेहुल ने किम शिन का सिर पकड़ा और उसका चेहरा सीधा केक में ढंसा दिया। वो मंजर देखकर डॉगमैन भी स्तब्ध रह गया। सारे लोग डर गए कि इसने किम शिन के साथ ये क्या कर दिया। उसी वक्त किम शिन को अचानक लगा जैसे उसने उसे कहीं पहले देखा हो। मेहुल ने शुद्ध इंस्टिंक्ट पर एक्ट किया और एक पल के लिए खुद भी नहीं जानता था कि अब वो क्या करे। जब बात यहाँ तक पहुँच गई तो वो सिर्फ पहले हमला कर सकता था, लेकिन अगले ही सेकंड किम शिन ने केक को पीछे हाथ से सीधा मेहुल के चेहरे पर मारा। उसने कहा, जब वो छोटा था उसने दूसरे बच्चों को ऐसे मस्ती करते देखा था, इसलिए हमेशा खुद ट्राई करना चाहता था। ये देखकर डॉगमैन भी हंसा। मेहुल उसकी कल्पना से भी ज्यादा दिलचस्प था। बहुत जल्दी मेहुल अपनी कोठरी में लौटा। तभी उसे एहसास हुआ कि अभी उसने कुछ भी सेंस नहीं किया। अगर किम शिन ने सच में उस पल हमला किया होता तो मेहुल शायद पहले ही मर चुका होता। उसी वक्त चोंगमान ने बताया, आज धार्मिक सभा है। उसने मेहुल से पूछा, क्या साथ चेकआउट करने चलना है? जल्दी दोनों चैपल पहुंचे। ये इकलौती जगह थी जहां चोंगमान सच में आराम कर सकता था। मेहुल थोड़ा हैरान था कि आखिर चोंगमान जेल में कैसे पहुंचा। चोंगमान ने समझाया, तब मैं सच में अपनी सीमा पर पहुंच गया था, इसलिए जिस क्लासमेट ने हमेशा मुझे बुली किया था उसे चाकू मार दिया। लेकिन क्योंकि मैं बहुत कायर था, आखिरकार उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसी वक्त जिसे सब पुजारी कहते थे वो आ गया। मेहुल ने पुजारी से अपना परिचय दिया। कहा कि मेरा नाम किम जियांग है। ये सुनकर पुजारी ने कहा, मिलकर अच्छा लगा। उसने मेहुल से कहा, अगर बुरा ना लगे तो कन्फेशन ट्राई कर सकता है। पुजारी के साथ मेहुल कन्फेशनल में घुसा। यहाँ पुजारी ने साफ किया कि वो जेल के अंदर का धनुष है। दूसरी तरफ डॉगमैन ने अपने अधीनस्थों से कहा, किम जियांग हो की जांच करो, क्योंकि उसकी नजर में चाहे किम शिन कितना भी लापरवाह हो, कोई आम आदमी उसे छू तक नहीं सकता। मेहुल के बारे में सब कुछ पता करो, एक डिटेल भी मत छोड़ो। दूसरी तरफ पुजारी ने मेहुल को समझाया कि मिशन में प्रॉब्लम आ गई।
असल में उसके अलावा इस जेल में 3 और धनुष छिपे थे, लेकिन जैसे ही डिटेक्टिव से संपर्क टूटा वो आदमी बेचैन होने लगे। उन्होंने किम शिन को सॉलिटरी में रहते सीधे मारने का फैसला किया। भले ही पुजारी ने पहले ही चेतावनी दी थी, किम शिन फिर भी बिना चेतावनी उनके पीछे आ गया। सिर्फ एक पल में तीनों को किम शिन ने मार डाला। सौभाग्य से डिटेक्टिव ने बैकअप प्लान भी तैयार रखा था। पुजारी ने मेहुल को जहर का एक बोतल दिया और कहा कि बस थोड़ी सी मात्रा से मांसपेशियां पूरी तरह पंगु हो जाएंगी, उसके बाद कोशिकाएं धीरे धीरे जलती रहेंगी। ये किम शिन के मरने का सबसे मुनासिब तरीका है। मेहुल ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या ये डिटेक्टिव का प्लान था? अगर था तो उसने मुझे ट्रेन ही क्यों किया? पुजारी ने समझाया, उसे ट्रेन करना सिर्फ बैकअप था अगर प्लान फेल हो जाए, क्योंकि मेहुल कभी किम शिन को नहीं हरा सकता। जब तक किम शिन को मारने का कोई चांस हो, हर तरीका आजमाना जरूरी है। पुजारी ने मेहुल से कहा, खाने के वक्त के अलावा किम शिन कुछ नहीं खाता, तो खाने की बाल्टी में जहर डालना इकलौता तरीका है। वक्त आने पर यहाँ हर अपराधी मर जाएगा, ये सारा कचरा साफ जल जाएगा। उसके बाद मेहुल ने हाथ में जहर को देखा और खुद से सोचा, बूढ़े डिटेक्टिव, क्या ये सच में तू यही चाहता था? ठीक उसी वक्त चोंगमान आया। मेहुल ने उससे पूछा, क्या तू ठीक ठीक बता सकता है, जब तूने उस व्यक्ति को चाकू मारा तो क्या हुआ? ये सुनकर चोंगमान ने समझाया, वो एक गांव के कस्बे में बड़ा हुआ जहां सिर्फ एक प्राइमरी, एक मिडिल और एक हाई स्कूल था। प्राइमरी से ही चोंगमान हमेशा बुली होता रहा और मिडिल हाई में भी कुछ नहीं बदला। बड़े होने के बाद वो सुनहरे बालों वाला लफंगा मुस्कुराया और बोला, वो और चोंगमान को 15 साल से जानते हैं। जब ऐसा है तो अपनी छोटी बहन को बाहर बुला। ये सुनकर चोंगमान बेतहाशा बहाने बनाता रहा। टालने की कोशिश की, लेकिन अगले सेकंड एक थप्पड़ जोर से उसके चेहरे पर लगा। सुनहरे बालों वाले लफंगे ने चोंगमान को आदेश दिया, तुरंत बहन को बुला। आखिरकार बहुत दूर धकेले जाने के बाद चोंगमान फट पड़ा और बोतल सुनहरे बालों वाले के सिर पर पटक दी। चोंगमान खुद भी जानता था जो उसने किया गलत था, तो आखिर में सजा क्यों उसी को मिली, जबकि वो कमीना बिना छुए निकल गया। जेल में दूसरी तरफ 2 हट्टे कट्टे कैदी लड़ रहे थे। जल्दी उनमें से एक गिर गया और आसपास देखने वाले अंतिम विजेता पर सट्टा लगा रहे थे। उसी वक्त रिंग में हट्टा कट्टा आदमी पहले से 3 जीत की स्ट्रीक पर था। वो लगातार 3 कैदियों को हरा चुका था और किसी को भी चुनौती देने जितना घमंडी था। ठीक उसी वक्त डॉगमैन ताली बजाते हुए आया और कहा कि क्या कोई यहाँ मर्द का बच्चा है तो किम शिन से एक बार लड़ने का। क्या डॉगमैन ने कहा, दबाव महसूस मत कर, सिर्फ स्पैरिंग है। लेकिन वो हट्टा कट्टा आदमी पूरे बदन कांपने लगा और उसी जगह सरेंडर कर दिया। ये देखकर डॉगमैन ने दूसरों से पूछा, कोई और ट्राई करना चाहता है? लेकिन आखिरकार कोई किम शिन से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। ठीक उसी वक्त मेहुल ने हाथ उठाया और कहा, वो ट्राई कर सकता है। अगर वो किम शिन को हरा सके तो जहर की जरूरत नहीं पड़ेगी। किम शिन को भी मेहुल की चाल दिलचस्प लगी। तो भाइयों, इस पार्ट में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम मेहुल और किम शिन की जबरदस्त फाइट देखने वाले हैं। और भाई, किम शिन सच में एक साइको है। मेहुल को अभी तक अंदाजा भी नहीं है कि वो जितना उसे खतरनाक समझ रहा था, असल में किम शिन उससे भी कई गुना ज्यादा डेंजरस है। आगे के पार्ट्स बहुत जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम हर मानवा के सारे चैप्टर्स कवर करते हैं। इसलिए अगर अगला पार्ट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और हाँ, जब तक अगला पार्ट आता है तब तक तुम मेरे बाकी सारे मानवा एक्सप्लेनेशन भी चेक कर सकते हो, क्योंकि मैं ना तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कोई लाइक टारगेट देता हूँ और न ही सब्सक्राइबर टारगेट। मेरा मकसद बस इतना है कि तुम्हें हर मानवा के पूरे चैप्टर्स एक ही जगह देखने को मिले। अगर तुम्हें मेरी मेहनत पसंद आती है तो बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आई एम योर होस्ट नेक्सो जे एंड यू आर वॉचिंग नेक्सो मानवा एक्सप्लेनेशन सीरीज।